Good morning, students. This is the third lecture of chapter number 2 History, the establishment of British Empire in India. In this lecture, I will explain the war between the Nawab of Bengal and the East India Company, that is called the Battle of Plassey and Battle of Buxar, and many more things. स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे कि किस तरह वॉर जो है छिड़ जाता है नवाब ऑफ बंगाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, जिसे हम बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के नाम से जानते हैं। और भी इसमें आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट। बैटल ऑफ प्लासी। अब जानेंगे कि बैटल ऑफ प्लासी क्या हुआ। ओके स्टूडेंट्स, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि सिराजुद्दौला हमारे बहुत अगेंस्ट में है और हमारे इस कंपनी को यहाँ सरवाइव करने में काफ़ी दिक्कतें आएंगी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब हमको इनसे युद्ध लड़ना होगा। तो उस वक्त के जो कमांडर थे यानी कि रॉबर्ट क्लाइव, वो डिसाइड करते हैं कि हमको सिराजुद्दौला से युद्ध लड़ना होगा और उस युद्ध से ही डिसाइड होगा कि आगे क्या होता है। तो उन्होंने युद्ध करने का ऐलान कर दिया। इस युद्ध को इंडियन हिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट माना गया क्योंकि यहीं से आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय शुरू होता है और किस तरह वो पूरी दुनिया में और ख़ास करके हिंदुस्तान के अलग अलग पार्ट में किस तरह शासन रूल करते हैं। तो वो डिसीजन मेकिंग जो आपको बैटल था, तो उसको कहते हैं बैटल ऑफ प्लासी। अब युद्ध शुरू होता है 1757 में लगभग, जिसमें सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रॉबर्ट क्लाइव थे, उन्होंने सबसे पहले सिराजुद्दौला के जो कमांडर थे मीर जाफ़र, तो मीर जाफ़र को ये लालच देते हैं ब्रिटिश कि आप जो है सिराजुद्दौला के खिलाफ हो जाइए। अगर हम उसको हरा देते हैं, ठीक है, तो हम आपको बंगाल का राजा बना देंगे। तो मीर जाफ़र जो है ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिश की बात मान जाते हैं और सिराजुद्दौला के युद्ध में यानी कि उसका साथ नहीं देते, जबकि वो कमांडर रहते हैं, उनको साथ देना चाहिए था। तो वो युद्ध में जाते ही नहीं है, जिसके कारण क्या हुआ कि सिराजुद्दौला बुरी तरह से हार जाते हैं। तो सिराजुद्दौला के युद्ध में पार्टिसिपेट ना करने के कारण मीर जाफ़र के युद्ध में पार्टिसिपेट ना करने के कारण सिराजुद्दौला बुरी तरह से हार गए और ईस्ट इंडिया कंपनी गई जीत। तो इस तरह वो स्थापित हो जाती है पूरे बंगाल में। अब इसको काफ़ी पावर मिल गया और मीर जाफ़र जो था वो उसको राजा बना करके एज ए पपेट उसको यूज़ कर सकते थे। कठपुतली जिसको कहते हैं, अपने इशारों में चलाना। तो वो एक तरह से रूलर तो वहाँ बन गया, लेकिन वो एक तरह से पपेट थे, यानी कि ब्रिटिश जैसे चाहते थे उसको ऐसे यूज़ करते थे। नाउ मीर जाफ़र बिकेम नवाब ऑफ बंगाल। द कंपनी वॉज ग्रांटेड राइट्स टू फ्री ट्रेड इन बंगाल। अब मीर जाफ़र जब नवाब बन गए तो कंपनी को सारे राइट्स क्या हो गए, फ्री हो गए। कंपनी जो भी व्यापार करती है उस पर कोई टैक्सेस नहीं देना पड़ता। वो एक तरह से पपेट किंग थे, वो जैसे चाहते चलाते। बट आफ्टर सम टाइम्स ही रिफ्यूज टू गिव एनी फर्दर राइट्स। लेकिन अब देखिए टर्निंग पॉइंट कहाँ जाता है। कई सालों तक तो ये ठीक था, लेकिन उसको हुआ क्या कि मीर जाफ़र को लगा कि इस तरह से अगर हम पूरा राइट्स छूट देते रहेंगे तो रेवेन्यू जो है एकदम हो जाएगा ज़ीरो, यानी कि रेवेन्यू कलेक्ट होगा ही नहीं। तो इस तरह से तो फिर आगे सर्वाइव करना या इतने बड़े राज्य को चलाना या अपनी फैमिली को चलाना, ये बहुत हो जाएगा दिक्कत। तब क्या करते हैं, अब जब कंपनी को पता चला कि मीर जाफ़र जो है आगे राइट्स जो है हमको दे नहीं रहे हैं, तो मीर जाफ़र में और कंपनी में हो गया एक तरह से मनमुटाव, यानी कि थोड़ा सा झगड़ा लड़ाई के वक्त हो गया। अब ब्रिटिश ने क्या किया कि मीर जाफ़र को हटा करके
मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। वो समझ गया कि मीर जाफर जो है अब मेरा साथ नहीं देंगे, तो किसी तरह इसको उस गद्दी से हटाना पड़ेगा, डिथ्रोन यानी कि उसको उखाड़ फेंकना होगा, और उसके जगह पर मीर कासिम को बना दिया, जो कि वो भी एक तरह से पपेट ही था ब्रिटिश का। बट when he complained against misuse of rights, it resulted in the Battle of Buxar. अब यही चीज़ आगे देखिए क्या होता है, जैसे मीर जाफ़र के साथ हुआ वही मीर कासिम के साथ भी हुआ। अब कई सालों तक तो वो राइट्स देते रहे मीर कासिम, ठीक है, लेकिन उन्होंने भी आगे और राइट्स देने से इनकार कर दिया। उनको भी लगा कि ये राइट्स का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ कर रहे हैं। तो अब इसका कारण क्या हुआ, अब हो गया बैटल ऑफ बक्सर। अब युद्ध होता है कहाँ, बैटल ऑफ बक्सर में, यानी कि ब्रिटिश अब अगेंस्ट हो जाते हैं मीर कासिम के, जो कि उनके ही बनाए हुए राजा थे। जब वो आगे ये राइट्स और आगे नहीं देते हैं, तब उसके खिलाफ ब्रिटिश हो जाता है, और ये युद्ध फिर छिड़ जाता है किसमें, बैटल ऑफ बक्सर में इन 1764 बिटवीन मीर कासिम एंड द ब्रिटिश। बैटल ऑफ बक्सर में मीर कासिम ब्रिटिश से हार जाते हैं, और हारने के बाद क्या करते हैं ब्रिटिश, फिर मीर जाफ़र को दोबारा उस राज्य का राजा घोषित कर देते हैं, यानी कि दोबारा फिर से मीर जाफ़र जो है उस राज्य के राजा बन जाते हैं, जो कि फिर वो पपेट रहते हैं। एक साल तक इसी तरह था। अगले साल क्या हुआ कि 1765 में मीर जाफ़र भी देहांत कर जाते हैं, यानी कि मीर जाफ़र का भी डेथ हो जाता है। तो अब ब्रिटिश को लगता है कि अब हमको इस पूरे राज्य को खुद कंट्रोल करना चाहिए, यानी कि पपेट के ज़रिए कंट्रोल करने से बेहतर है कि हम खुद ही इस पूरे को कंट्रोल करें। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि अब हम खुद इस राज्य को कंट्रोल करेंगे। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर, द ब्रिटिश बिकेम द रियल रूलर ऑफ बंगाल। रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड डायरेक्टली बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल। तो अब क्या कर रहे थे कि जो रेवेन्यू ये इनसे मांगते थे, यानी कि मीर कासिम से या मीर जाफ़र से, वो अपने खुद से ही कंट्रोल कर करके रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू कर दिए। अब ब्रिटिश को पूरे बंगाल पर कंट्रोल हो गया। अब उसने ये डिसाइड किया कि अब हम अपने एक्सपेंशन को और फैलाएंगे, यानी कि एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, यानी कि अपने एम्पायर को सिर्फ एक ही जगह नहीं रख करके बल्कि और जगह पर भी कंट्रोल करेंगे। तो अगले टॉपिक में हम समझेंगे कि किस तरह ब्रिटिश एम्पायर जो एक्सपेंशन होता है, यानी कि एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, कैसे वो आगे और अलग अलग स्टेट में रूल करना शुरू करते हैं। ओके, एक्सपेंशन ऑफ कंपनी रूल, यानी कि अब ब्रिटिश ने डिसाइड कर लिया था कि हम किस तरह कंपनी को और भी स्टेट में फैलाएंगे। आफ्टर इमर्जिंग एज द सुप्रीम पावर इन बंगाल, द ब्रिटिश टर्न देयर अटेंशन टू अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। अब एक्सपेंशन करने के लिए ब्रिटिश कभी डायरेक्टली युद्ध नहीं लड़ते थे। उन्होंने एक तरीका निकाला था कि किस तरह हम जो है बिना युद्ध किए ही इस पूरे राज्य को कंट्रोल कर सकें, तो जिसको हम लोग कहते हैं सब्सिडरी अलायंसेस। तो उसके बारे में अब डिटेल में जानेंगे कि क्या होता है सब्सिडी अलायंसेस। द पॉलिसी ऑफ सब्सिडी अलायंस वाज इन्वॉल्व बाय द लॉर्ड वेल्सली, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1798 टू 1805। अब देखिए कि लॉर्ड वेल्सली को खास करके ये जिम्मेदारी दी गई थी कि किस तरह वो अलग अलग राज्य के राजाओं से मिल करके आप जो है एक अलायंस तैयार कीजिए। इट अपॉइंटेड रेसिडेंट इन इंडियन स्टेट। अब बच्चों आप कहेंगे कि रेसिडेंट क्या होता है, तो रेसिडेंट कहेंगे जैसे रेसिडेंट का काम था कि राजाओं के पॉलिटिकल मामलों में वो इंटरफेयर करते थे, यानी कि पॉलिटिकल मामलों के बारे में वो राजाओं से अक्सर बातचीत करते थे। तो लॉर्ड वेस्ली ने सबसे पहले उनको ही अपॉइंट किया राजा से बातचीत करने के लिए, सब्सिडी अलायंस करने के लिए उनसे ही सबसे पहले अप्रोच किया गया। और इनकी पहली कोशिश होती थी कि राजाओं से ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाए जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके।
तो डैट इज कॉल्ड सब्सिडी अलायंसेस। सब्सिडी अलायंस के जरिए कंपनी क्या करती कि राजाओं को कहती कि आप जो है अपने यहाँ आर्मी नहीं रख सकते हैं, तो अगर आपको आर्मी की ज़रूरत है तो वो हम प्रोवाइड करेंगे, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। बस उसके ज़रिए आपको सिर्फ क्या करना है कि हमारे आर्मी यानी कि सेना को, ठीक है, आपको उसको पेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि अच्छे खासे उसको पैसे देने पड़ेंगे सैलरीज के तौर पर। They were not allowed to keep their own army. They had to expel all foreigner except for the British from the area. अब आर्मी की सैलरी यानी कि आर्मी की पेमेंट ही इतना ज़्यादा होती थी कि कई राजा जो इसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे। कई सालों तक तो उन्होंने दिया, लेकिन जब काफ़ी ज़्यादा लॉसेस होने लगे यानी कि रेवेन्यू उतना नहीं आता था और बहुत ज़्यादा यानी कि ड्यूज़ होने लगा, तो ब्रिटिश ने क्या किया, तब अंग्रेज क्या करते, इन पर पेनल्टी लगाते। अब पेनल्टी लगाने का ज़रिया क्या था कि अगर आप पैसा नहीं दे पाएंगे तो आपके टेरिटरी पर हम कब्ज़ा कर लेंगे, यानी कि इस चीज़ को चुकाने के लिए आपका अलग अलग एरिया ही वो कब्ज़ा कर लेते थे। तो इस तरह धीरे धीरे देखेंगे कि छोटे छोटे टुकड़ों पर वो कब्ज़ा करना, यानी कि छोटे छोटे पार्ट पर वो कब्ज़ा करना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से 1801 में यानी कि 1801 में अवध के राजा से बहुत सारी टेरिटरी छीन ली गई और हैदराबाद के जो रूलर थे उनसे भी बहुत सारा टेरिटरी इसी सब्सिडी अलायंस की वजह से, यानी कि जो वो पेमेंट नहीं कर पाते थे, तो उसके कारण क्या हुआ, कई सारे टेरिटरी पर ब्रिटिशों का कब्जा हो गया, यानी कि इन लोगों के राज्य से बहुत सारे टेरिटरी छूट गया जहां ब्रिटिशों का अपना कब्जा धीरे धीरे होने लगा। ओके, तो इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान के कई पार्टों पर अपना ग्रिप यानी कि अपना कब्जा धीरे धीरे करना शुरू कर दिया था। तो ये था सब्सिडी अलायंस। अब आगे समझेंगे, इस टॉपिक पे हम समझेंगे कि क्या साउथर्न पार्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो चुका या ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वहाँ अपना जो रूल कर पाई। तो इसमें अब हम समझेंगे द टाइगर ऑफ मैसूर, जिसको हम लोग कहते हैं टीपू सुल्तान। मैसूर के सबसे इम्पोर्टेंट किंग थे जिनका नाम था हैदर अली, और हैदर अली के बेटे थे टीपू सुल्तान, जिन्हें हम लोग टाइगर ऑफ मैसूर कहते हैं। अब टाइगर ऑफ मैसूर क्यों कहते हैं, पहले इनके बारे में समझ लेते हैं। टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर कहने के पीछे एक छोटी सी कहानी है। एक बार की बात है कि टीपू सुल्तान एक बार टाइगर से लड़ते हैं बिना हथियार के, यानी कि निहत्थे, मतलब उनके पास कोई हथियार नहीं था, और उस युद्ध में, उस लड़ाई में टाइगर को वो हरा देते हैं। तो तब से उनको टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है। मैसूर इमर्ज एज अ पावरफुल स्टेट अंडर द लीडरशिप ऑफ हैदर अली 1761 to 1782 and his son Tipu Sultan 1782 to 1799. Their growing power and authority alarmed the British. तो मैसूर जो है एक पावरफुल स्टेट हुआ करता था, और उस राज्य के राजा थे हैदर अली, जो कि 1761 से लेकर के 1782 तक। उनके बाद टीपू सुल्तान बन जाते हैं 1782 से लेकर के 1799 तक। तो टीपू सुल्तान ने कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन बनाए थे जिससे ब्रिटिश जो है नाखुश थे। ब्रिटिश नहीं चाहते थे कि इस तरह का इतना स्ट्रॉन्ग रूल रेगुलेशन हो, तो वहाँ वो क्या करते, अपना बिजनेस नहीं फैला पा रहे थे, कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। उनका कुछ ऐसा डिसीजन था जो अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट जाता था, जिससे ब्रिटिश काफ़ी परेशान थे। Mysore controlled the profitable trade of the Malabar coast, from where the British purchased cardamom and pepper. In 1785, Tipu Sultan stopped the export of sandalwood, pepper, cardamom through his kingdom. अब देखेंगे कि टकराव जो है यहीं से ब्रिटिश के साथ जो है मैसूर किंग यानी कि टीपू सुल्तान के साथ हो जाता है, क्योंकि मालाबार कोस्ट पर सबसे पहले टीपू सुल्तान ने क्या किया, पूरा कंट्रोल कर लिया, और ब्रिटिश का वहाँ से ज़्यादातर व्यापार होता था, चाहे वो कार्डमन का हो, पेपर का हो, ठीक है,
इन सब पर उसको ब्रेक लग गया, संदलूट वगैरह वहीं से एक्सपोर्ट होता था। तो सबसे ज़्यादा टकराव का कारण बना कौन? मालाबार कोस्ट। He did not allow local merchants to trade with the East India Company. अब लोकल मर्चेंट्स को भी साफ मना कर दिया कि आप जो है कोई भी व्यापार जो है ब्रिटिश से नहीं कर सकते हैं। पूरी तरह से उनको ब्रेक लग गया, रोक लग गया। He also established a close relationship with the French and modernized his army with their help. Tipu Sultan's behavior alarmed and angered the Britisher. अब इन्होंने क्या किया कि फ्रेंच कंपनी से ज़्यादा क्लोज हो गए, यानी कि उनसे व्यापार ज़्यादा करना शुरू कर दिया, और फ्रेंच आर्मी वगैरह को काफ़ी ठीक है लाइक करते थे, और अपने एरिया में यानी कि मैसूर में फ्रेंच आर्मी को परमिशन मिल गया, और वो यहाँ आते, यहाँ के टीपू सुल्तान के जो सोल्जर थे उसको ट्रेंड करते हैं मॉडर्नाइज तरीके से, जिससे वो ब्रिटिश से लड़ सके। Four Anglo-Mysore Wars 1767 to 1799 were fought. In the Fourth Anglo-Mysore War 1799 or the Battle of Sringapatnam, Tipu Sultan died defending his capital of Sringapatnam. अब देखिए 4 एंग्लो वॉर हो चुका था, और 1799 में टीपू सुल्तान का डेथ हो गया जब वो अपने कैपिटल श्रीरंगपट्टनम को बचाने के लिए लड़ रहे थे। द किंगडम ऑफ मैसूर वॉज प्लेस्ड अंडर द फॉर्मर रूलर डायनेस्टी ऑफ वोदेसियार। अब मरने के बाद क्या हुआ, उनके जो पहले राजा थे वोदेसियार, अब ये राज्य उनके हाथ में चला गया, यानी कि अब वो रूलर हो गए। Who were made to sign a subsidy alliance with the British। अब ये मजबूर हो गए कि ब्रिटिश के साथ अलायंस करना ही पड़ेगा, यानी कि सब्सिडी अलायंस करना ही पड़ेगा। वो सब छूट देनी पड़ेगी जो वो चाहते थे। सबसे पहले मालाबार कोस्ट जो उस पर कब्जा हो गया था उससे उनको छूट देना था, जिससे वो बिजनेस वहाँ से आराम से कर सकें, एक्सपोर्ट कर सकते थे। A part of the kingdom was also given to Nizam of Hyderabad for his help and cooperation। और निज़ाम ऑफ हैदराबाद की मदद से ये चीज़ करना थोड़ा उनके लिए आसान हो गया था। तो ये था आपको मैसूर के बारे में। ओके, अब आगे हम पढ़ेंगे कि इनकी जो अगला टारगेट था वो था मराठास, यानी कि उनका अब युद्ध होता किनके साथ? मराठाओं के साथ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स यू स्टूडेंट्स। इन द फोर्थ लेक्चर आई विल एक्सप्लेन द मराठास वॉर, सिख वॉर, British administration like police, army and many more things। अगले वीडियो में हम जानेंगे मराठाओं के वार के बारे में, सिखों के वार के बारे में, ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता था, उनके पुलिस कैसे काम करती थी, उनकी आर्मी कैसे काम करती थी, और भी बहुत सारे चीज़ में हम लोग अगले वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। Thanks you so much. Stay home, stay safe.